नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 5 बजे 10 तारीख और सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच ऐलान अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करता है। सीज फायर के बाद कई सवाल खड़े होने शुरू हुए, लेकिन मैं उन सवालातों को मानता हूं कि हम लोगों के सवालात कमजोर हो सकते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि डिफेंस में उतनी नहीं हो सकती। लेकिन इस देश के पूर्व सेना प्रमुख अगर सवाल खड़े करें तो क्या उन्हें भी अंधभक्त गोदी मीडिया नकार देगी? क्या उनके भी राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़ी कर देगी? इस दौर में ये हो भी सकता है। इस दौर में इसलिए ये मुमकिन है क्योंकि इस देश में नेशन फर्स्ट के नाम पर पर्सन फर्स्ट की महागाथा लिखी जा रही है। देश की संप्रभुता से बड़ी एक व्यक्ति की ब्रांडिंग। यू टर्न भी कई बार जो अंग्रेजी का यू है ना, वो शर्मा जाता है, वो नई शेप लेना चाहता है क्योंकि यू को भी नहीं पता था कि इतना ज्यादा यू होना मुमकिन है। जो कल तक इस्लामाबाद और कराची की तबाही और कब्जे की बात करते थे, आज कह रहे हैं मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। ये अद्भुत दौर में हम हैं जो सुबह मोदी के ऐलान पर, जंग के ऐलान पर कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, दोपहर में मोदी के किसी और फरमान को कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, और शाम को मोदी के कदम पीछे खींचने को भी कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। सावधान रहिए इस गिद्ध मीडिया से। लोग गोदी मीडिया कहते हैं, हम गिद्ध मीडिया कहते हैं क्योंकि टुकड़ों को नोच रहे हैं देश की संप्रभुता की कीमत पर। 2 आर्मी प्रमुख, पूर्व सेना प्रमुख, मैं आपको कटिंग दिखाऊंगा। 2 सेना प्रमुख हैं पूर्व, जिन्होंने मोदी के इस फैसले पर, मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए। और ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, सेना से जुड़ा हुआ, इसलिए हमारे साथ आज सेना के ही बहुत विशेष मेहमान हैं। जोड़िए कंट्रोल रूम हमारे साथ, तत्काल जोड़िए। कर्नल संजीत सिरोही साहब हैं, स्वागत है सर आपका। 35 साल आर्मी में सेवा दी है कर्नल सिरोही ने। और मैं बार बार कहता हूं कि हमारी देशभक्ति हम कितना भी कह लें, इंडिविजुअल आशीष चित्रांशी के लिए भी मैं कहता हूं, कितना भी कह लूं कि मेरी देशभक्ति सर्वोच्च है, लेकिन जब एक फौजी मेरे सामने, फौज का अफसर आता है, तो मुझे लगता है बहुत कमतर, बहुत नीचे। इस देश के चंद पॉलिटिशियन इस दौर में जो राष्ट्रवाद, देशभक्ति की परिभाषा गढ़ रहे हैं और सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, शायद उन्हें कभी भी एक फौजी अफसर के बगल में खड़े होने का भी अगर अवसर मिल जाए तो देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम समझ पाए। जिनका इतिहास ही नहीं है फौज के आसपास का कहीं का, वो लोग देशभक्ति के सर्टिफिकेट आजकल बांट रहे हैं। मैं कर्नल सिरोही से बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं एक आपको अखबार का जो है हिस्सा दिखाता हूं, उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखाता हूं। लाइए जरा कंट्रोल रूम, स्क्रीन पर लाइए, फटाफट लाइए। ये है, अचानक सीज फायर पर सवाल, युद्ध विराम के फैसले से पूर्व सेना प्रमुख भी हैरान। जनरल वीपी मलिक, मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा है। सीज फायर के ऐलान के बाद पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने सोशल मीडिया पर लिखा, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयावह पाकिस्तानी आतंकी हमले के बाद भारत ने सैन्य और असैन्य कार्रवाइयां की, लेकिन इनसे कोई राजनीतिक या रणनीतिक लाभ मिला भी या नहीं, यह सवाल हमने भविष्य पर छोड़ दिया है। जनरल मलिक 1999 के करगिल युद्ध के दौरान सेनाध्यक्ष रहे थे। तब भारत ने पाकिस्तान को लिटा दिया था युद्ध के मैदान। जनरल मनोज नरवणे, जनरल साहब तो इसी मोदी की सरकार में सेना प्रमुख रहे, लेकिन शायद फूटी आंख नहीं पसंद है, उन्होंने किताब लिखी है। वो किताब हम तो पढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है देश भी पढ़ना चाहिए, आज तक आ नहीं पाई। लिखते क्या हैं जनरल मनोज नरवणे, पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, समुद्र और आकाश में सैन्य कार्रवाई का आज शाम 5 बजे से रुकना एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि हम हर बार किसी हमले के बाद ही जवाब दें और आतंकवाद के कारण जान गंवाते रहें, यह तरीका अब नहीं चलेगा। यह तीसरी बार हुआ है, अब
आगे अब कोई और मौका नहीं मिलेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कीजिएगा। सरकार के फैसलों का स्वागत तो सबको करना, लेकिन क्या उनके मन की व्यथा है, आगे अब और कोई मौका नहीं मिलेगा। जनरल नरवणे दिसंबर 19 से अप्रैल 2022 तक आर्मी चीफ रहे। चीन सीमा पर तनाव कम करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा जाने जाते हैं कि उनकी किताब आखिर क्यों सरकार बाहर नहीं आने देना चाहती है। हटा दीजिए, लाइए कर्नल साहब स्क्रीन। सर, सीधा सवाल है, बतौर आर्मी ऑफिसर आप इस सीज फायर का कितना ज्यादा स्वागत करते हैं? सब लोग कम कोई कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, आप कितना स्वागत करेंगे? देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो आप स्वागत की बात कर रहे हैं, मैं तो इसको बिल्कुल इसका बहिष्कार कर रहा हूँ। और उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। जो फॉर्मर मेरे दो चीफ हैं, उन्होंने जो कहा है मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि अभी ये था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और वो जो है, आपको मैं बता रहा हूँ, आप आने वाले समय में आप इस मेरी अब ये जो वीडियो है इसको आप देखेंगे तो आप आज से 2, 4, 5 साल बाद बोलेंगे कि जो कर्नल साहब बोल गए थे वो बिल्कुल ठीक बोल गए थे। मेरा सवाल ये है कि ऐसी हमारी मजबूरी क्या रही? पाकिस्तान की मजबूरी मैं समझ सकता हूं। पाकिस्तान बैठ फुट पे था। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के 11 जो है जो हवाई अड्डे थे, जो उनके एयर बेसिस थे, वो तबाह हो गए थे। उनके ड्रोन, उनकी मिसाइल फेल हो रही थी। उनके ऊपर जो है उनके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया जा रहा था। तो जो शहबाज शरीफ कल कह रहे थे कि हम जो है लड़ाई में जो है बहुत हमारा नुकसान हो रहा था, वो ठीक कह रहे थे, उनके जज्बात उनको बता रहे थे। लेकिन ऐन मौके पे डोनाल्ड ट्रंप साहब 5:35 पे अनाउंस करते हैं कि मेरे और मेरे सरकार के जो है पिछले 24 घंटे में पूरी रात हमने बैठ के नेगोशिएशन करके हमने सीज फायर की है, और मैं दोनों सरकारों को मुबारकबाद देता हूं उनकी इंटेलिजेंस के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसका आगे जो है फैसला न्यूट्रल जगह पे होगा। अभी मेरे सवाल 3 सवाल यहाँ पे अहम सवाल जो है, उसके बाद में बाकी सवाल है जो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन है हमारे बीच में ये फैसला करने वाले कि सीज फायर होगी? शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक ये एग्री हुआ था कि कोई भी मुद्दा दोनों देशों में बायलैटरली सॉल्व किया जाएगा। तो ये जो घोषणा की गई है, ये हमारे प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कही? पाकिस्तान की मैं समझ सकता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो बोलने लायक नहीं है अमेरिका के सामने। लेकिन ऐसी मोदी जी की क्या मजबूरी रही? डोनाल्ड ट्रंप साहब तो उनको कहते हैं मेरे दोस्त हैं, तो ऐसी कैसी दोस्ती है जो आपके घर की लड़ाई आपका दोस्त अनाउंस कर रहा है यहां से हजारों मील दूर बैठ के? तो पहला सवाल तो मेरा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्यों किया। नंबर दूसरा, वो न्यूट्रल वेन्यू क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब नेगोशिएशन जब भी आगे होगी तो थर्ड पार्टी इसकी नेगोशिएशन कराएगी। हाँ। अब सवाल आता है मुद्दे के ऊपर, भारत सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही कि भारत सरकार को सीज फायर माननी पड़ी? अभी आप थोड़ा वो देखेंगे कार्यक्रम, तो उसमें 9 तारीख को जेडी वेंस, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, कहते हैं कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर फाइटिंग, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पल्ला झाड़ लिया। ऐसा अगले 12 घंटे 24 घंटे में क्या हुआ कि यूएस की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी रात लगी रही इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। नंबर दूसरा ये सवाल आता है, पाकिस्तान को तो IMF लोन चाहिए था, पाकिस्तान बैकफुट पे था, पाकिस्तान हार रहा था। अगर वो सीज फायर की जो है सिफारिश कर रहा है तो वो तो समझ में आती है, लेकिन भारत के पास ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उसको सीज फायर एक्सेप्ट करना पड़ा? अश्विनी, आशीष जी। ये सीज फायर क्यों एक्सेप्ट करना पड़ा? इसी बात पर आपको ये लगता नहीं है कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन, ये थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो मेरे इस सवाल पर, लेकिन मैं तो करूंगा, क्या आपको लगता नहीं पूरा का पूरा ऑपरेशन आर्मी देश के लिए लड़ रही थी, सरकार पब्लिसिटी के लिए लड़ रही थी, और इसी की वजह से सब कुछ हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब ये बोल रहे थे कि भारत सरकार ने आर्म फोर्सेस को पूरी छूट दे दी है, तो मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि जब आर्मड फोर्सेस को ये छूट दी गई थी तो फिर मेरे को नहीं लगता कि आर्म फोर्सेस के किसी भी चीफ ने, अगर फॉर्मर चीफ ये बात कह रहे हैं तो प्रेजेंट चीफ भी जो इस बात से एग्री करेंगे
कि ये आर्म फोर्सेस ने सीज फायर नहीं की। वो डीजीएमओ का नाम जरूर ले रहे हैं, क्योंकि वो तो डीजीएमओ तो हॉटलाइन पे बात करता है, वो डीजीएमओ की इतनी लेवल नहीं है कि डीजीएमओ जो है अपने देश का फैसला सीज फायर होगी या नहीं होगी वो डीजीएमओ ले सके। फैसला तो हायर अथॉरिटी, और हायर अथॉरिटी भारत में मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। फैसला तो मोदी जी के लेवल पे हुआ है, तो इसका मतलब है पूरी सरकार की सहमति थी, इसमें फौज की सहमति नहीं थी। नंबर 1। नंबर 2, अब मेरा सवाल, मैं फौज के ताल्लुक से, आपने फौज का सवाल करा है तो मैं फौज के हिसाब से पूछता हूं कि जब मोदी जी ने बिहार में अगले दिन जाके 23 अप्रैल को ये भाषण दिया कि हम उग्रवादियों को वो सजा देंगे जो उनकी कल्पना से भी बाहर है, और धरती के आखिरी छोर तक हम उनका पीछा करेंगे और उनको, उनके बैकर्स को, उनके प्लानर्स को हम तबाह करेंगे। तो मेरा सवाल सरकार से ये है, क्या आपने उनके बैकर्स, क्या उनके प्लानर्स, क्या तमाम टेररिस्टों को खत्म कर दिया? क्या आपने जो आपका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था या आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था, क्या आपने हासिल किया? मैं कहता हूं नहीं। आपने बताया कि 9 टेररिस्ट कैंप पे हमला किया है। आपने पहली ब्रीफिंग में दिखाया कि 21 टेररिस्ट कैंप है, उनमें से आपने 9 पे हमला किया, तो इस बाकी 12 का क्या हुआ? नंबर दूसरे, आपने बताया मीडिया के थ्रू पता लगा कि वहां पे 9 टेररिस्ट कैंपों में 500 टेररिस्ट थे, जिसमें से 90 से 100 टेररिस्ट मरे हैं, तो बाकी 400 का क्या हुआ? तो उनके बारे में क्या सोचेंगे आप? आपने सीज फायर की है, तो क्या आपने, उन्होंने आपके यहाँ सरेंडर कर दिया? क्या वो जो टेररिस्ट कैंप थे वो डिसमेंटल कर दिए पाकिस्तान ने? तो इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। नंबर नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या आपने लड़ाई उस लेवल तक ले गए कि आपने डिटरेंस अचीव कर लिया? मतलब क्या आपने लड़ाई वहां तक लड़ी कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के टेररिस्ट आने वाले समय में आपके देश में दहशतगर्दी नहीं फैलाएंगे? क्या आप, उन्होंने आपको ये मान लिया? आपकी, मुझे नहीं लगता मान ली। उसके बाद डिटरेंस आपने अचीव नहीं किया। क्या आपने लॉन्ग रन के लिए कुछ ऐसा काम किया जिससे पाकिस्तान का जो बॉर्डर बिहेवियर है उसमें आपको बदलाव नजर आएगा? क्या आगे कभी सीज फायर उल्लंघन नहीं होगा? उसका क्या आपके पास, इसका क्या जवाब है? तो ये सब सवाल इस चीज से मैं पूछ रहा हूं कि मोदी सरकार के किसी, या तो खुद मोदी साहब हर एतवार को मन की बात कहते हैं, तो आज की मन की बात कहाँ गई? आज वो क्यों नहीं पूरे देश को ये बताते कि हमने ये सीज फायर की है, इस वजह से सीज फायर की है, और सीज फायर करने से हमारा ये एडवांटेज है? क्योंकि मुझे सारी डिसएडवांटेज नजर आती है। अभी मैं एक टीवी चैनल पे था, वहां पे एक बीजेपी के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि लड़ाई जो है जज्बातों से नहीं लड़ी जाती। वो अगर लड़ाई जज्बातों से नहीं लड़ी जाती तो कोई भी फौजी जो है लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि अगर फौजी अपने दिमाग से लड़ाई लड़ेगा तो उसको दिमाग ये कहेगा कि अगर तू जाएगा तो तेरी गोली लग जाएगी। फौजी लड़ाई लगता है जज्बातों से और दिल से लड़ाई लगता है। तभी तो कैप्टन बत्रा ने 99 की कारगिल वॉर में कहा था कि दिल मांगे मोर, क्योंकि उसके जज्बात थे। दिल्ली में बैठ के, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के देशभक्ति के नारे लगाना बहुत आसान काम है। मैं 2.5 साल श्रीनगर में रहा। मेरी जिम्मेवारी थी कि जो शहीद होते हैं लोग, उनकी जो मॉर्टल रिमेन्स है उनको घर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी थी। मैंने 2.5 साल में ऑन एन एवरेज जो है 2 शहीदों को कंधा दिया है रोजाना। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 2.5 साल में मैंने कितने शहीदों को, सैनिकों को कंधा दिया है। तो अगर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं तो मैं गलत नहीं पूछ रहा हूं, मैं अपना फौजी पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा हुआ, आपने बालाकोट स्ट्राइक की, पहलगाम हुआ, और आप जो है अब स्ट्राइक कर रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर चला रहे, आने वाले समय में फिर होगा। उसमें जो है सैनिक मरेंगे, उसमें इनोसेंट सिविलियन मिलेंगे। तब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, तब आपके अंदर से जो जहन है, आपकी आत्मा है, वो तब आपसे सवाल पूछेगी कि आपने जो है 10 अप्रैल को 5 बजे जो सीज फायर किया था, क्या वो सही किया था कि गलत किया था? मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एक सिपाही हूं, और एक सिपाही को बड़ा इस चीज का बड़ा अफसोस है कि जब मैं जीतने की कगार पे था, जब मैं वहां पे था, जब मैं दुश्मन के घुटने टिका सकता था, जैसे 1971 में हमने पाकिस्तान के 93,000 लोगों, सिपाहियों की हथियार जमीन में रखवा दिए थे, उनकी पैंट उतरवा दी थी।
मैं चाहता था कि अब की बारी भी वही काम हो। आसिम मुनीर जो 16 अप्रैल को बोल रहा है कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, मैं उसको बताना चाहता था कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे रह सकते हैं। और तुम धर्म पूछ रहे थे, हम इंडियन आर्मी अपना धर्म बता रही है, अब तुम अपना फैसला करो, तुम क्या करोगे। आशीष जी। सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि एक डिबेट में बीजेपी के नेता ने कहा कि जज्बात से नहीं लड़ी जाती युद्ध। ये बेसिकली इनको न युद्ध पता न देशभक्ति पता। मैं इस मामले में बहुत कड़वा हूं, लोग जो भी चाहें कहें। युद्ध जज्बात से शुरू नहीं किए जाते हैं, लड़े जज्बात से जाते हैं। ये उल्टा बता रहा है। जज्बात से शुरू नहीं किए जाते, क्योंकि शुरू करना ये सरकार का फैसला होता है। वो डिप्लोमेटिक अपने डिप्लोमेटिक सिचुएशंस को देखती है, आंकती है। इंदिरा गांधी ने आई 71 लड़ा था तो पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक रूप से अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग किया। 7वां बेड़ा रोकने की तैयारी, उनके पास वो व्यवस्था थी कि अगर वो 7वां बेड़ा रोक रहा था तो रसिया के पोत उतर गए। वो डिप्लोमेटिक होल्ड था इंदिरा गांधी का। तो युद्ध जज्बात से शुरू नहीं किए जाते हैं, लड़े जज्बात से ही जाते हैं। ये भाजपाइयों को समझना चाहिए। लेकिन यहां उल्टा चल रहा है आपने, क्योंकि गंगा उल्टी बह रही है सर, बंगाल की खाड़ी से गंगोत्री में जा रही है। अब युद्ध जज्बात से शुरू किए जाते हैं क्योंकि भक्तों को खुराक देनी होती है। युद्ध जज्बात से शुरू किए जाते हैं और खत्म वो ट्रंप के कहने पर होता है। जज्बात वहां पर नहीं होते, खत्म करते समय जज्बात नहीं होते हैं। मेरा बड़ा सीधा सवाल है सर, सीधा सवाल। सेना आज आर्मी क्या सोच रही होगी? वो आर्मी जिसकी दो हमारी वो दो बहनें, जो सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी। मैं तो आज आप कर्नल संजीत सिरोही को देख रहा हूं तो मुझे वो कर्नल जो है बहन दिख रही है कि कर्नल सोफिया कुरैशी, और जो है व्योमिका सिंह। वो रोज आती थी कि हमने पाकिस्तान के सारे नापाक मंसूबे फेल कर दिए हैं, सबको नाकाम किया है और हमने पाकिस्तान में इतनी तबाही मचाई। कल सीज फायर जो है 5 बजे होता है और 8:30 बजे सीज फायर वायलेशन होता है भारत सरकार की तरफ से। मैं इस बात को फिर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, न्यूज लॉन्चर से नहीं इसका संबंध है, मेरे से संबंध है। अगर किसी सरकार को नाराजगी होगी इस सवाल पर, तो सीज फायर वायलेशन के बाद भी जिस तरह से खबरों को गोदी मीडिया के जरिए खबरों को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, ये देश के साथ धोखा। पहले तो पाकिस्तान ने हमारे पीठ में छुरा भोंका और फिर हमारे ही बीच में हमारे साथ हमको डाइवर्ट करके हमको हमारे साथ छल किया जा रहा है। क्या सेना क्या अपने आप को ठगा हुआ नहीं महसूस करेगी सर? बिल्कुल ठगा हुआ महसूस करेगी। मेरा सवाल फिर ये है कि जब कल सीज फायर वायलेशन हुआ, ड्रोनों के अटैक हुए, तो भारत सरकार ने क्या रिटेलिएशन किया? तो उस टाइम अगर वो वायलेट कर रहा तो हमने क्यों नहीं वायलेट किया? क्या मैं आपको कह रहा हूं और 3 दिन से मैं बात कह रहा हूं, हम जो है ये लड़ाई रामायण की तरह नहीं लड़ना चाहिए, हमको महाभारत की तरह लड़ना चाहिए। भगवान दोनों लड़ाइयों में थे, रामचंद्र जी खुद लड़ रहे थे, कृष्ण जी जो है पांडवों को गाइड कर रहे थे। तो कृष्ण जी की लड़ाई में और रामचंद्र जी की लड़ाई में फर्क है। हम जो है दुर्योधन से लड़ रहे हैं, हम रावण से नहीं लड़ रहे। रावण ने एक गलती की थी, लेकिन रावण जो बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रसिद्ध आदमी था, बहुत भक्त आदमी था वो, लेकिन दुर्योधन भक्त नहीं था। ठीक है, दुर्योधन ने दुष्कर्म करे, दुनिया ने जो है कौरवपन जो उसकी कौरवों की जो बहू को जो है उसने जो वहां पे जो साड़ी उतारने का काम किया। तो ऐसे लोगों के साथ आप अगर रामचंद्र जी की तरह रामायण लड़ेंगे तो ये आपको बार बार तंग करते रहे, क्योंकि ये दुर्योधन है। और जिस तरीके से कृष्ण जी ने जितने कौरव के जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको चाहे कूटनीति से चाहे उनको लड़ाई करके उनको मरवाया। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। और मैं ये बता रहा हूं, ये आपने सीज फायर करी है, आप ये बोलते रहो कि जी ये अगली बारी अगर अटैक होता है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। मैं कह रहा हूं, व्हाई आर यू वेटिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम टू हैपन? इट हैज हैपेंड जस्ट 15 days बैक एंड यू आर फॉरगेटिंग दैट एंड यू आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम कि नेक्स्ट टाइम होगा तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। तो इसको एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं समझ रहे? तुमने वॉर डिक्लेयर क्यों नहीं किया? वॉर डिक्लेयर तब होता जब वो फतेह मिसाइल जो है जो दिल्ली की तरफ छोड़ी गई थी, अगर वो सिरसा में ना गिर जाती और दिल्ली में गिरती तब लड़ाई मानी जाती। क्या वो 17 आदमी जो जम्मू कश्मीर में सिविलियंस मरे हैं,
क्या वो लड़ाई में नहीं मरे? तो ये सब सवाल हैं, ये जो है बड़ा चिंतित सवाल है और इनके ऊपर सोचना चाहिए, सोचनीय है। लेकिन मेरा को बड़ा अफसोस है, कल से मैं इसको बहुत उससे ये महसूस कर रहा हूं, मैं मतलब लेट डाउन महसूस कर रहा हूं कि मेरी सरकार ने मेरे सैनिक भाइयों को, मेरी आर्म फोर्सेस के आदमियों को, मैं कह रहा हूं पूरे देश की जनता को जो है लेट डाउन किया है, लेट डाउन किया है। आशीष जी, लेट डाउन में एक बात और है, ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया सबसे पहले, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से उसके उप प्रधानमंत्री ने किया, उसके बाद प्रधानमंत्री का भी आया। भारत की तरफ से ये मैं इसको सबूत के रूप में, जैसे होता है ना कि प्रथम दृष्टया जो है आपको जो दिखता है सबूत, भारत की तरफ से 1 मिनट की ब्रीफिंग के लिए कौन आया? हमारे विदेश सचिव आए, विक्रम मिश्री। ट्रंप ऐलान कर रहा, वहां का उप प्रधानमंत्री ऐलान कर रहा है। क्या ये हकीकत नहीं है? ये विक्रम मिश्री को आगे करके 1 मिनट की ब्रीफिंग करवाने के पीछे हकीकत नहीं है कि हम वहां पर चेहरा दिखाने लायक, कि हमारी सरकार चेहरा दिखाने में शर्म महसूस कर रही थी? ये सबूत नहीं लगता है आपको कि हमने कुछ भी नहीं हासिल किया? अगर हासिल किया है तो बताया जाना चाहिए कि हम किस कीमत पर। हम पाकिस्तान के ऊपर, हमारी एज नहीं थी, एज तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, हम पाकिस्तान पर पूरी तरह से हावी थे। एज तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, अपने हम सेना के पराक्रम को कम करेंगे अगर एज कहते हैं तो। हम पूरी तरह हावी थे। कुछ तो बताना चाहिए। हमारी सरकार माई बाप है, हमारा प्रधानमंत्री हमारा अभिभावक है। बताना चाहिए ना सर कि हमने ये लिखवा लिया है, ये एग्रीमेंट है, अब आइंदा पाकिस्तान अपनी धरती से अगर किसी तरह का आतंक प्रायोजित करता है तो ऐसा होगा। कुछ तो अंतरराष्ट्रीय में कहा ट्रंप ही करवा दे, कुछ तो कोई समझौता होना चाहिए कि ट्रंप ने फोन किया, हाँ रोक दो, रोक दिया। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि अडानी को बचाने के लिए कुछ भी होगा। ये संदेह क्यों उपजेंगे, क्यों पैदा होंगे? भाई हम मानव हैं और मानव का मन संदेहवादी होता है, क्यों नहीं करेंगे संदेह सर? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सहमत है। और मैं ये कह रहा हूं कि जब वेलकम अटैक हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी, होम मिनिस्टर ने स्पीच दी, डिफेंस मिनिस्टर ने स्पीच दी, तीनों ने स्पीच दी और बड़ी अच्छी स्पीच दी और देश को जो है एकजुट करा। पूरी पार्टी जो थी वो, मतलब मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार को इससे बढ़िया टाइम नहीं मिल सकता था। ओवैसी साहब जो हमेशा मोदी जी की सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ओवैसी साहब जो है तिरंगे झंडे की पगड़ी पहन के बिहार में इलेक्शन रैली कर रहे थे। इससे बड़ी चीज आपने क्या अचीव करी? पूरा देश, पूरी ऑपोजिशन पार्टी, चाहे किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के थे, वो सारे आपके साथ थे। 144 करोड़ आदमी आपके पीछे खड़े थे। और जब आपने सीज फायर किया तो आप बोल रहे हैं, आपका ना होम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ना आपका डिफेंस मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ना आप स्टेटमेंट दे रहे। और विक्रम मिस्त्री जी वो सिर्फ वो बता रहे हैं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, उसका जवाब कौन देगा? हमें क्या हुआ वो तो पूरा भारतवर्ष जानता है कि सीज फायर हुई है, लेकिन वो क्यों हुई है, वो जो उस क्वेश्चन मार्क है, उसी की वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन मार्क ये बता देते तो ये सब जो है पूरे देश में ये जो कंफ्यूजन है, ये जो चर्चा है, लड़ाई बंद हो गई, लड़ाई होगी, कल 12 बजे के बाद क्या होगा, ये टोटल कंफ्यूजन दूर हो जाता। आशीष जी, चलिए, सबसे बड़ी बात है, हम तो लाइन याद करते हैं कि ऐसी सजा देंगे कि सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा सीज फायर करेंगे ये वाकई हमने सपने में नहीं सोचा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल आई फुली एग्री विद यू आशीष। ऐसा सीज फायर करेंगे सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा करेंगे। ये कई बार मोदी जी कहते हैं, एक पॉडकास्ट में कहते हैं कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अभी दुनिया ने देखी ही नहीं। देख ली साहब, देख ली, अब इससे ज्यादा मत दिखाइए, क्योंकि बतौर भारतीय हमें ये कम से कम सीना हमारा 56 इंच का नहीं है, लेकिन सर तो ऊंचा करके चलने का हक है ना, हमको जन्मजात हक है। बिल्कुल, उसके लिए हम निवेदन करते हैं। और क्या करेंगे? निवेदन करते हैं, आप देश के सामने आइए। बहुत बढ़िया साहब ने कहा, कर्नल साहब ने, आप देश के सामने आइए, आज मन की बात में बताइए ना कि क्या क्या इस देश के मन की हुई है, आपके मन की नहीं, इस देश के मन की क्या क्या हुई है वो बता दीजिए। देश की मन की हुई है तो देश का मन ही हमारा मन है, देश का मन ही कर्नल सिरोही का मन है। बिल्कुल, बस आप इतना बता दीजिए, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन इस विषय पर चर्चा होगी। और एक निवेदन है इस देश के प्रबुद्ध लोगों से,
प्रबुद्ध लोगों से, जो भी अपने दिमाग से सोचने समझने की क्षमता जिसमें भी है, और है नहीं जिसमें बची हुई है, क्योंकि 11 साल में उसे कुंद कर दिया गया है, कुंद कर दिया। वो ये गोदी मीडिया भाई, मैंने कहा ना, यू टर्न में यू जो अक्षर है ना, वो शर्मिंदा है। इतने तेज लगातार मैं मॉनिटर कर रहा हूं, ये लगातार चला रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक, ऐसा सीज फायर पूरी दुनिया में धाक जम गई। आप कल्पना करेंगे सर, हेडलाइन है कि इस सीज फायर से पूरी दुनिया में, जो भारत का कथित रूप से सबसे तेज चैनल है, लिख रहा है कि ऐसा सीज फायर जिससे पूरी दुनिया में भारत की धाक जम गई। अब बताइए, इसी फाइनल कमेंट आप कर दीजिए कि ऐसी धाक हम कहां ले जाएं, ओढ़े की बिछाएं इस धाक को। देखिए, इस धाक का तो मुझे पता नहीं क्या धाक होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब IMF का लोन सैंक्शन हुआ तो भारत ही एक ऐसी कंट्री थी जिसने एब्सटेन किया। बाकी 24 कंट्री, जिसकी हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं कि हमारा जो है बहुत दुनिया में बहुत ज्यादा नाम बढ़ गया है, 24 कंट्रीज ने पाकिस्तान को लोन देने के लिए हाँ करी। इन भारत ही एक ऐसा था जिसने एब्सटेन किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो हमारी डिप्लोमेसी क्या है। बस इससे बड़ा कुछ सबूत नहीं है। और ये भारत पाकिस्तान के इस तनाव के दौरान जब संघर्ष चल रहा था तो दिखा भी। कोई नहीं, एक दौर था, रूस हमारा ऐसा दोस्त था, हर जगह खड़ा होता था। इस पूरे के पूरे संघर्ष के दौरान रूस की भूमिका भी आप देखिए, साइलेंट, खामोश था। चीन, टर्की सब पाकिस्तान के पक्ष में खुलेआम खड़े थे, भारत के पक्ष में कोई खड़ा नहीं था, सिर्फ गोदी मीडिया था, और कोई नहीं खड़ा था गोदी मीडिया को छोड़ करके। वो अमेरिका कहता था दोनों हमारे दोस्त हैं। अरे दोनों कैसे दोस्त हो सकते हैं? एक आतंक का ठिकाना है और एक बुद्ध का देश है, जो कभी दूसरे के ऊपर अतिक्रमण नहीं किया, आक्रमण नहीं किया। कैसे दोनों बराबर हो गए? दोनों को एक तराजू में कैसे तौल दिया आपने? चलिए, बहुत सारे सवालात हैं और मन क्षुब्ध भी बहुत है, और ज्यादा आगे को लेकर के निराशा है, क्योंकि इस पर जो हिट होता है ना, ये देश, इस देश में इस समय इस देश के पराक्रम शौर्य की कोई कीमत नहीं है। इस देश में वो श्रूडनेस है जो आपके ब्रेन पर हिट करती है। नाकामियों को उपलब्धि बताने का ये अमृत काल चल रहा है, बेशर्मी का ये अमृत काल चल रहा है। बेशर्मी के इस अमृत काल में अगर देश का माथा ऊंचा रखना है तो आपको जगना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। खासकर उनको जो जगे हुए हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं, उनको तो उठाना ही बहुत मुश्किल है। फिर इजाजत दीजिए हमें। कर्नल संजय सिरोही साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौर में जब देश में लोग जुबान नहीं खोल रहे हैं, उस दौर में आप बिल्कुल स्पष्ट अपने मन की बात रख रहे हैं, इसके लिए साधुवाद। वैसे भी मैं कहता हूं, जब हम बोल सकते हैं तो मैं तो हमेशा सैल्यूट करता हूं सर, सैल्यूट करता हूं। जब फौज का, हमारे बड़े भाई अशोक वानखेड़े सैन्य स्कूल से हैं, तो जब हम लोग चर्चा करते हैं, वो नहीं जा पाए, उनके कुछ जो है फिजिकल प्रॉब्लम आ गई उस दौर में, तो बहुत सारे जो साथी हैं उनके वहां के सैन्य स्कूल के, जो फौज में रहे, कई बार बातचीत होती है तो मैं तो उसी में सारा गौरव महसूस कर लेता हूं कि कम से कम जब मेरे फौज के अफसरों से बात होती है तो बड़ा एहसास, मेरा मतलब ये निजी तौर पर मैं बड़ा वो जो है, जो कहते हैं ना कि औपचारिक रूप से डिबेट करना और बड़ा फॉर्मल, वो सब मैं नहीं, बड़ा नॉर्मल रहने की कोशिश करता हूं। तो मेरा अपना निजी तौर पर, चैनल के अलावा निजी तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सलूट सर, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद।